Okay, the next topic is 17.2.1 स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स तो जब हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। बिकॉज मसल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्साइट करती हैं, एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है, इलास्टिसिटी भी होती है। क्लियर हो गया? तो हम उनके प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे पढ़ाएंगे। बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मसल्स के पास दो प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। उन्हीं प्रोटीन्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है। तो देखिए हम बात करते हैं पहले एक्टिन की। जो एक्टिन होता है आपको पता था कि एक्टिन हमारा थिन फिलामेंट था और मायोसिन हमारा थिक फिलामेंट था, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन देयर बैंड्स। तो एक्टिन पतले बैंड्स बना रहा था, उनके बैंड्स भी पतले थे, और जो मायोसिन था उसके बैंड्स भी काफ़ी थिक थे, इसलिए इनको थिन और थिक फिलामेंट्स भी कहते हैं। तो देखिए ईच एक्टिन दैट इज थिन फिलामेंट is made up of two F filamentous actins helically wound to each other। अगर आप डायग्राम देखेंगे ए वाला तो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे दो लेयर्स हैं, एक ऐसे जा रहा है फिर दूसरा उसके ऊपर लिपटा हुआ है। तो मतलब कि ये खुद ही दो फिलामेंट से बना हुआ है। ओके तो एक्टिन हमारा दो फिलामेंट से बना है। दो रोल है, समझ लीजिए जैसे दो माला होती है ना, एक माला को दूसरी माला में लपेट दें, सेम लाइक माला लग रहा है, वो दो माला लिपटी हुई है। तो ये एक्टिन हमारा दो फिलामेंट से बना होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर हेलिकली वूंड है। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक जी ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो जो एफ एक्टिन है हमारा, जो एक फिलामेंट है, आपको पता है कि फिलामेंट में आपको गोल गोल मोती दिख रहे हैं, तो ये जो मोती हैं गोल गोल, ये सब किसके बने हैं? मोनोमरिक ग्लोब्यूलर एक्टिन्स। ग्लोब मतलब गोल शेप में, एक एक ग्लोब्यूलर एक्टिन लाइन में लग रहा है, तो पूरा एक फिलामेंट बन रहा है। ठीक है, एक एक अगर ग्लोब्यूलर हमारा यहाँ पे लग रहा है तो पूरा एक एक्टिन फिलामेंट बन रहा है। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन दैट इज, और दो फिलामेंट हमारे दूसरे प्रोटीन के हैं, दैट इज ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन। फिर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ऊपर से एक नीचे से जा रही है येलो कलर की लाइन, एक ऊपर से आ रही है येलो कलर की लाइन। तो ये दो प्रोटीन उसके ऊपर और लगे होते हैं, ट्रोपो मतलब उसके ऊपर। क्लियर हो गया? ट्रोपोमायोसिन दो और प्रोटीन्स हैं हमारे जो कि अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन है और दोनों एक्टिन्स के ऊपर लगे हुए हैं। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। और एक और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन की बात करें, वो प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है वो रेगुलर इंटरवल्स में बीच बीच में जगह छोड़कर एक ग्रुप में इकट्ठा हो रखा है, तीन तीन मॉलिक्यूल्स की शेप में आप देखेंगे, इसको बोलेंगे ट्रोपोनिन। एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, अभी तो हमें तीन दिख रहे हैं। ट्रोपोनिन जो होता है ये होता है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है, ना कि एक्टिन के ऊपर है। ये ध्यान रखना, आप डायग्राम में भी साफ क्लियर हो रहा है कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है। In the resting state, a subunit of troponin masks the active binding sites for myosin। जब हमारी मसल्स रेस्टिंग स्टेट में होती है तो क्या होता है कि जो हमारा ट्रोपोनिन होता है ये मास्क करता है एक्टिव बाइंडिंग स्टेट साइट्स फॉर मायोसिन। मायोसिन को एक्टिव बाइंडिंग साइट्स देता है ऑन द एक्टिन फिलामेंट। मतलब ये एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर अब मायोसिन फिलामेंट ऐसे स्लाइड करेंगे दोनों, तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब हमने डायग्राम पिछला लास्ट पढ़ा था उसमें एक्टिन फिलामेंट्स थी, फिर नीचे एक मायोसिन फिलामेंट जा रही थी। तो जब रेस्टिंग स्टेट होती है तो ये जो हमारा एक्टिन होता है ये उसको जगह देता है ताकि वहाँ पे मायोसिन फिलामेंट आ सके। क्लियर हो गया? बाइंडिंग साइट देता है उसको, बाइंड करने की जगह। ओके अब नेक्स्ट पैरा देखिए 13.8 से तो हमें पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि ये सब चीज़ें हमारी किस किस से बनकर मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट देखिए ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। जो अब बात करते हैं मायोसिन की, एक्टिन तो हमने पढ़ लिया, एक्टिन थिन फिलामेंट होती है, मायोसिन हमारी थिक फिलामेंट है और ये एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। पॉलीमराइज मतलब पॉलीमराइजेशन, बहुत सारे पॉलीमर्स लगे हैं लाइन वाइज। पॉलीमर्स किसके बनते हैं? मोनोमर के। ठीक है, मोनोमर यूनिट से पॉलीमर, और पॉलीमराइजेशन से पूरा प्रोटीन बन जाता है। मैनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड, देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ नीचे खुद ही आ गया, मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मैरोमायोसिन्स कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर जिनको हम बोलते हैं मैरोमायोसिन्स, वो मिलकर एक थिक एक मोटी फिलामेंट बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मायोसिन की। ईच मायोसिन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। हर मायोसिन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, मतलब मायोसिन की दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। देखिए क्या, आ ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म, फिगर 17.3 का बी देखो, एक उनके पास हेड है, सर है उनका, क्लियर, ग्लोबुलर ग्लोब शेप में देखो नीचे सांप की तरह दिख रहा है, जिसकी शॉर्ट आर्म है। ओके एंड अ टेल, पीछे वाली टेल, इट्स लुकिंग लाइक अ स्नेक ओनली, पीछे एक टेल भी है।
एंड अ फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मैरोमायोसिन HMM, जो हमारा पहला वाला है, मतलब हम बात कर रहे हैं ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। जो ग्लोबुलर हेड है हमारा उसको हम बोल रहे हैं हैवी, HMM, हैवी मैरोमायोसिन। और जो लेटर है हमारा शॉर्ट आर्म एंड अ टेल, उसको हम बोल रहे हैं लाइट मैरोमायोसिन। तो उसके दो पार्ट हो गए, HMM और LMM। क्लियर हो गया। जो HMM है वो हमारा मिलकर बना होता है। HMM किससे मिलकर बना? HMM में हम बोल रहे हैं हेड और शॉर्ट आर्म को हमने डाल दिया HMM में, क्योंकि हेड के जस्ट नीचे आर्म है उसकी। क्लियर हो गया। एंड प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम each arm from the surface of polymerized myosin filament and is also known as cross arm। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase enzyme and has binding sites for ATP and active sites for actin। तो जो इसका सर है ग्लोबुलर हेड, जहाँ पे साफ वहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एक्टिन बाइंड करेगा ग्रीन वाले रीजन्स में, जो ग्रीन ग्रीन सर्कल्स बने हैं। और उसके जस्ट नीचे वाले दो सर्कल्स में लिखा हुआ है कि ATP बाइंडिंग साइट्स। देखो ATP बाइंड होगा तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तभी वो दोनों स्लाइड करेंगे और हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक फिनोमिनन है। क्लियर हो गया कि जो हमारी मायोसिन है वहाँ पे दो जगह है, एक एक्टिन को बाइंड करने की साइड, एक्टिन मतलब एक प्रोटीन को बाइंड करने की जगह, दूसरी ATP को वहाँ पे बाइंड करने की जगह, दो जगह हो गई। तो ये देखिए 17.3 हो गया। ओके, नाउ सी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अब बात करेंगे किस तरीके से जो हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि हमने बताया कि वो थिक फिलामेंट है, वो थिन है, वो दो प्रोटीन से बना है, फिर दो प्रोटीन और है, फिर उसके बाद एक और प्रोटीन है लास्ट में, ट्रोपोनिन। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमने पढ़ा मायोसिन एक थिक फिलामेंट है, उसका हेड है, आर्म और टेल है। एक को HMM कह दिया, एक को LMM कह दिया, टेल वाले पार्ट को। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के इस स्ट्रक्चर की वजह से हाउ इट इज़ की, मतलब वो कैसे रेगुलेट हो रही है प्रोसेस, कैसे ये दोनों हमारी फिलामेंट्स आपस में स्लाइड कर रही हैं। क्योंकि जब तक दो बैंड स्लाइड नहीं करेंगे तब तक हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो देखिए, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल ऑल्सो, बिकॉज आपको पता चलेगा कि आपकी मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। क्लियर। क्योंकि आपके बाहर की प्रोसेस अलग चल रही है, आपको ये नहीं पता कि अंदर कितनी एक्यूरेट प्रोसेस चल रही है। एंड सो इंटरेस्टिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी, वही मसल्स के अंदर। तो देखिए, मसल्स मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ए बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो सबसे बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन दिया गया अभी तक का वो हमारे स्लाइडिंग फिलामेंट आपको पता है, अभी एक्टिन मायोसिन की फिलामेंट आपने पढ़ी, तो मतलब फिलामेंट स्लाइड कर रही हैं, फिसल रही हैं एक दूसरे के ऊपर, विच स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि हमारी जो स्लाइडिंग हो रही है वो थिन फिलामेंट, पतली वाली फिलामेंट मोटी वाली मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रही है। पतली वाली फिलामेंट, आप डायग्राम से एक बार ऊपर से ही देख लो, डायग्राम 17.3, जो आपका एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, आपने सारे सिस्टम्स में ये जरूर पढ़ा था कि मतलब ब्रेन कैसे रेगुलेट कर रहा है प्रोसेस को। देखिए, इस प्रोसेस में भी ब्रेन रेगुलेट कर रहा है, तो हर प्रोसेस हमारी बॉडी की ब्रेन ही रेगुलेट कर रहा है। तो देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हमारा स्टार्ट होता है बॉडी में, वो स्टार्ट होता है, एक सिग्नल आता है हमारा जो कि CN है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से एक सिग्नल आता है, किसके थ्रू आपकी मसल्स में पहुंचता है? थ्रो वाया आ मोटर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन जिसका नाम होता है मोटर, जो कि सिग्नल आपके ब्रेन से, अगर मुझे अपना हैंड स्ट्रेच करना है तो ब्रेन से मेरा सिग्नल जो हाथ पे आएगा वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। न्यूरॉन सबको पता है द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी, वो सीक्वेंस में एक अरेंज होते हैं सीरीज में, तो वहाँ से सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। ठीक है। अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर। तो मोटर न्यूरॉन क्या करती है? मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट्स अ मोटर यूनिट। जब वो मोटर न्यूरॉन के साथ मसल्स फाइबर्स लगे होते हैं तो उसको हम पूरा बोलते हैं यूनिट, तो वो बन जाती है मोटर यूनिट। द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। जो एक जंक्शन है वहाँ पे किसके बीच में? मोटर न्यूरॉन और जो हमारे मसल्स का सार्कोलीमा होता है, उनके बीच का जो जंक्शन है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। द न्यूरन सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेज अ न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही हमारा न्यूरल दिमाग से जो सिग्नल आता है हमारा, वो इस जंक्शन पे जब पहुंचता है मसल्स के पास, तो क्या होता है?
वहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम बोलता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम होता है एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन वहाँ पे केमिकल रिलीज होता है विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलीमा, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर जो सार्कोलीमा हमारा है वहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल्स, और ये पूरा एक्शन पोटेंशियल हमारी मसल्स में स्प्रेड होता है, फैलता है, एंड कॉजेज द मसल्स में क्या करता है फिर ये कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द मसल्स के अंदर जो लिक्विड है सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस का रिलीज होता है। फिर क्या होता है देखिए, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल, जैसे ही कैल्शियम लेवल आपके मसल्स के अंदर बढ़ रहा है, लीडिंग टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। अब हमारा प्रोटीन की बात आ रही है, जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तब ये कैल्शियम आपका बाइंड होता है एक्टिन के ट्रोपोनिन में। एक्टिन का ट्रोपोनिन देखा था आपने, 3 मॉलिक्यूल्स का, वहाँ पे ये कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं एक्टिन के ट्रोपोनिन में ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। फिर वहाँ से जो मायोसिन के लिए एक्टिव साइट्स हैं उनको वहाँ से क्या करता है, रिमूव करेगा उनको, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। और ये प्रोसेस एनर्जी कहाँ से यूज़ कर रही है, एटीपी जब टूट रहा है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वाटर की प्रेजेंस में। द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज साइट्स ऑन एक्टिन। अब मायोसिन का हेड क्या करेगा, एक्टिन की एक्सपोज साइट्स में बाइंड करेगा टू फॉर्म आ क्रॉस ब्रिज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड करते हैं, तो मायोसिन के हेड पे एक्टिन बाइंड करेगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो हमारा वहाँ पे एक ब्रिज, मतलब दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे एक लाइन आई है कि इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल्स की वजह से हमारा ट्रोपोनिन पे कैल्शियम्स बाइंड करेंगे एंड रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। जो मायोसिन की एक्टिव साइट्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगी उसकी और ये हमारी प्रोसेस होगी एनर्जी की यूटिलाइजेशन से, और मायोसिन का हेड अब हमारा बाइंड करेगा एक्सपोज साइट्स ऑफ एक्टिन। क्लियर हो गया, क्योंकि हमने पहली जो मायोसिन की जगह थी एक्टिव वो हटा दी, इसलिए जो एक्सपोज साइट्स हमारी एक्टिन की है वहाँ पे बाइंडिंग होगी। समझ में आया, एक्टिन पे बाइंडिंग करेगा मायोसिन, एक्टिन की एक्टिव साइट्स पे बाइंड करेगा मायोसिन, ना कि एक्टिन मायोसिन की साइड पे बाइंड करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, इसलिए हमने वहाँ पे उनकी साइट्स को रिमूव करा, एक्टिव साइट्स को। ठीक है, आप देखिए फिगर देखिए, चलिए पहले हम पूरा ये एक बार देख लेते हैं। दिस पुल्स, इसकी वजह से क्या हुआ, दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है वो हमारा ए बैंड की तरफ पुल होगा, खिंचाव होगा। द जेड लाइन अटैचेस टू दीज एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड देयरबाय कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर। और जो हमारी जेड लाइन बीच में बनती है, आपने देखा होगा बैंड्स में, वो अटैच्ड होती है एक्टिन्स के साथ, वो भी अंदर को पुल होती है, जिसकी वजह से हमारा सार्कोमेयर की लेंथ शॉर्ट होती है। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, द आई बैंड्स गेट रिड्यूस। जब मसल्स हमारी शॉर्ट होती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो आई बैंड रिड्यूस होता है, वेयर एज द ए बैंड रिटेन्स द लेंथ। ए बैंड पूरा अपनी लंबी लेंथ ले लेता है, क्योंकि जब आई छोटा होगा तो ए अपने आप बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ए फॉर एक्टिन था, आई हमारा मायोसिन था। A new the myosin releasing the ADP and inorganic phosphate goes back to its relaxed state। जो हमारा मायोसिन था वो क्या करता है, ADP और फॉस्फेट रिलीज करता है, फिर बैक चले जाता है अपनी रिलैक्स स्टेट में। अ न्यू ATP बाइंड्स, फिर दोबारा से एक नया ATP बाइंड होता है हमारा क्रॉस ब्रिज में, इन ATP बाइंड्स, और जो क्रॉस ब्रिज है वो हमारा फिर से टूट जाता है। द ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन, फिर ATP पे वाटर ऐड होता है, फिर मायोसिन का हेड और साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। फिर से दोबारा से ATP बाइंड होता है, फिर से फर्दर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने। ये हमारी प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक हमारे कैल्शियम आयंस पंप हो रहे हैं। अब जैसे आपको बताया था कि मैंने हमारे मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने रेटिकुलम होता है, जैसे हमारी बॉडी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने या रेटिकुलम भी कह सकते हैं।
तो ये इनका काम ही होता है कि कैल्शियम आयंस को वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक। अब कैल्शियम आयंस हमारे पम्प बैक हो रहे हैं, फिर से प्लाज्मिक में कैल्शियम आयंस जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन द मास्किंग, फिर से एक्टिन फिलामेंट का मास्किंग हो रहा है। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज रिलैक्सेशन। एक बार आप यहीं पे डायग्राम देखिए 17.5 में, अभी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेट हमारी है रिलैक्स्ड, दूसरी है हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग, थर्ड है हमारी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो रिलैक्स्ड में क्या हो रहा है, हमारा जो आई बैंड है और जो एच जोन है, देखिए एच जोन हमारा कितना ज़्यादा है यहाँ पे, और जेड लाइन देखिए दूर तक गई हुई है। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, लाइंस पास पास आ गई सारी हमारी, ओके। और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में देखो क्या है, दोनों एक्टिन फिलामेंट्स और जो मायोसिन फिलामेंट्स है वो ओवरलैप हो रही हैं, देखो नीचे की तरफ को दो लाइंस नीचे आ गई। तो रिलैक्स स्टेट में देखो कितना डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों लाइंस में, और एच जोन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में जब स्टार्ट होता है तो हमारा एच वाला जोन का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में देखिए आप, यहाँ से पूरा का पूरा हमारा डिस्टेंस ख़त्म हो गया, क्योंकि वो स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइड करने का मतलब है कि जो डायग्राम हमारा ये वाला है 17.4 ये बन रहा है पूरा का पूरा, 17.4 वाला डायग्राम बन रहा है। देखिए जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जहाँ मैंने आपको शो किया वहाँ पे ये हो रहा है, इस वजह से वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, ओके। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिन फिलामेंट है ऊपर, नीचे मायोसिन का हेड है। देखो मायोसिन फिलामेंट का डायग्राम ध्यान से देखेंगे आप, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज बन रहा है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना, फिर से वो दोनों रिलीज़ हो गए, वहाँ से बाहर निकल गए, और वो ब्रिज हमारा फिर से टूट गया, ब्रेकिंग ऑफ द ब्रिज। तो ये ऐसी हमारी जो प्रोसेस होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है, और बार बार हमारे जो एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो बार बार कंबाइन होते रहते हैं। तो देखिए द प्रोसेस कंटिन्यूज, दिस कॉज the return of Z line back to their original position, that is relaxation. The reaction time of the fibers can vary in different muscles. Repeated activation of muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue. तो अगर हमारी मसल्स रिपीटेडली एक्टिव होती रहेंगी तो क्या होगा, हमारा मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको क्रैम्प्स हो जाते हैं। जैसे सपोज आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली फर्स्ट डे, सपोज कोई पनिशमेंट मिल गई कि यू आर डूइंग सिटअप्स रेगुलरली, तो आपने देखा कि घर जाके आपकी बहुत ज़्यादा पेन होता है लेग्स में, हैंड्स में। तो उससे क्या होता है कि रिपीटेड करने की वजह से मसल्स बार बार एक्टिव हो रही थी, ठीक है, बार बार एक्टिव, बार बार बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, बैठ रहे उठ रहे हैं, या आपने रेगुलरली रनिंग स्टार्ट कर दी इनिशियल डेज में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके वहाँ पे लैक्टिक एसिड, एक एसिड इकट्ठा हो गया, जिसने आपकी मसल्स को थका दिया, फटीग कर दिया, क्रैम्प्स हो गए, ठीक है। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव अ रेडिश अपीयरेंस। तो देखिए मसल्स कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मसल में एक रेड कलर्ड की पिगमेंट होती है जो ऑक्सीजन को स्टोर करती है, उसे बोलती है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है वो हाई होता है सम ऑफ द मसल्स, कुछ मसल्स में बहुत ज़्यादा मायोग्लोबिन होता है, इसलिए वो मसल्स हमें लाल लाल दिखती है। आपने डायग्राम देखा होगा, कहीं भी चार्ट्स लगे होते हैं तो रेड कलर की मसल्स दिखती है हमेशा, मायोग्लोबिन की वजह से वो मसल्स का अपीयरेंस रेड आता है। द मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मसल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, विच कैन यूटिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन दैम फॉर एटी प्रोडक्शन, जिसकी वजह से वो बहुत सारी ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते, अमाउंट ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं, जो कि एटीपी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देयरफॉर मसल्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एरोबिक मसल्स, क्योंकि मसल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, और भाई बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑक्सीजन स्टोर हो रही है, तो इसका मतलब एरोबिक मसल्स मतलब ऑक्सीजन वाली मसल्स, ऑक्सीजन से भरपूर मसल्स है एक तरीके से ये, क्योंकि इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऑन अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स पजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, कुछ मसल्स बहुत ही कम क्वांटिटी लेती हैं मायोग्लोबिन की, पिगमेंट बहुत कम होता है, इस वजह से वो मसल दिखती है सफ़ेद, वाइटिश इन कलर,
जिनमें बहुत कम होता है मायोग्लोबिन, और इनको बोलते हैं वाइट मसल्स या वाइट फाइबर्स होते हैं ये। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके अंदर कम होते हैं, बट इनके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वेरी हाई, SR, जैसे हमारे अंदर ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल्स के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दे डिपेंड ऑन एन एरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। तो ये मसल्स एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस पे डिपेंड होती हैं, एन एरोबिक कंडीशन फॉर एनर्जी। तो देखिए ये तो आपको हो गया मसल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट नाउ कम टू स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए अब अपने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे पूरा, हेड से लेकर के टो तक पूरा। तो देखिए स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हड्डियों का बना होता है और बहुत थोड़े से फ्यू कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट बोन लिख सकते हैं, कार्टिलेज होती है सॉफ्ट बोन। जैसे एक अगर आपको एग्जाम्पल, तो अपना कान पकड़ेंगे, सब बच्चे अपना कान ऐसे मोड़ के देखेंगे, कान मुड़ रहा है तो मतलब यहाँ पे सॉफ्ट बोन है। नोज़ की टिप प्रेस करेंगे, ऐसे चेंज हो रही है, क्यों? सॉफ्ट बोन है, तो मतलब ये कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन। दिस वन इज़ अ हार्ड बोन। ओके, अब देखिए दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। तो ये जो हमारा जो पूरा बॉडी का जो अंदर का फ्रेम है, पूरा फ्रेम, इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। मतलब ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। इमेजिन करिए, सोचिए, च्यूइंग फूड विदाउट जॉस बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट अ लिम्ब बोन। सपोज आप खाना चबा रहे हैं और आपकी ये हड्डी नहीं है जॉ की, जबड़े की, क्या खाना चबा लेंगे? इम्पॉसिबल, क्योंकि आपका जो पूरा टीथ का सेटअप है वो पूरा एक हड्डी के ढांचे में फिट है, पूरा का पूरा ये जॉ में, ठीक है। और सोचिए कि आपको चलना है और आपकी पैरों की हड्डियाँ ही नहीं है, स्किन से थोड़ा ना चल पाएंगे। एक फ्रेमवर्क, ये स्किन किस पे टिकी है? एक हड्डियों के ढांचे पे ये स्किन टिकी है, और स्किन के अंदर सारी ऑर्गन्स टिकी हैं। क्लियर हो रहा है? तो देखिए बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। तो देखिए हमारे बोन्स एंड कार्टिलेज ये भी बहुत स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, द फॉर्मर हैज़ अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट। जो हमारी बोन्स होती हैं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, हमारी बोन्स बहुत हार्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे। और जो दूसरी हमारी कार्टिलेज है वो क्या होती हैं? स्लाइटली प्लीएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट्स। उनके अंदर कैल्शियम, इसलिए वो सॉफ्ट बोला ना आपको, वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं। उनके अंदर क्या है? देखिए स्लाइटली प्लीएबल मैट्रिक्स है ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट्स की वजह से। इन ह्यूमन बीइंग दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन। हमारे अंदर 206 बोन्स होती है और फ्यू कार्टिलेज होती हैं। इट इज़ ग्रुप इंटू 2 प्रिंसिपल डिविजन्स। तो हमारी पूरी शरीर की 206 बोन्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। सिर्फ 2 में पूरे शरीर की हड्डियों को बांट दिया गया है। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये चीज़ आपको याद रखनी सभी बच्चों को। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं और कहाँ कहाँ की आती हैं, ऐसी अपेंडिकुलर में कहाँ कहाँ की आती है। फर्स्ट डिवीजन हम पढ़ेंगे एक्सियल। पहला पढ़ते हैं एक्सियल। देखिए क्या है, तो देखिए एक्सियल हमें हमारा क्या है, कंप्राइजेस 80 बोन, 80 बोन्स हमारे आती हैं एक्सियल स्केलेटन में, डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। बॉडी के सबसे मेन वाले हिस्से में है वो क्या है? देखिए द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कंस्टिट्यूट्स एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन आपका क्या है? स्कल, आपकी ये पूरी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम आगे वाली, रिब केज वाली आगे वाली बोन, और रिब्स भी पीछे की, रिब्स भी पूरी लंग्स के ऊपर जो रिब्स हैं वो भी इसका हिस्सा है। ये आपका आता है एक्सियल स्केलेटन में। क्लियर हो गया? अगर एग्जाम में आएगा कि एक्सियल स्केलेटन हमारा क्या है, तो आपको लिखना होगा एक्सियल स्केलेटन में हमारा स्कल, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी देखो मैंने क्यों ली है, बिकॉज ब्रेन के टिप से ही रीढ़ की हड्डी का जॉइंट है पूरा, वो ये हड्डी पीछे जा रही है पूरी, तो इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी वो ब्रेन एक है एक तरीके से, दे बोथ आर वन, क्योंकि ज्वाइनिंग है वहाँ पे, पूरा कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और आपका स्टर्नम हो गया आगे वाली बोन, और आपका रिब्स हो गई,
जो आपकी लंग्स के ऊपर पतली पतली आपकी पसलियाँ, रिप्स मीन्स पसलियाँ, लिख सकते हैं आप हिंदी में। आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग एक्सीडेंट अगर कोई उल्टा गिरता है ना, उसकी पसलियाँ टूट जाती हैं, फ्रैक्चर इन दस रिप्स। क्लियर। अब बात करते हैं स्कल की। अब आ जाते हैं अपनी स्कल में। तो हमारा स्कल देखते हैं इसमें कौन कौन सी बोन्स हैं। तो हमारा जो स्कल है, जिसमें हमारा ब्रेन पूरा एक तरीके से ऊपर वाली जो खोपड़ी होती है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। इसमें 2 तरीके की हड्डियाँ आती हैं। देखिए कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्रेनियल एंड फेशियल। एक तो जो पूरे क्रेनियम में फैली, क्रेनियम इज नोन एज द ब्रेनी बॉक्स। आपका जो ब्रेन जिसमें पैक्ड है ना, वो पूरा ब्रेन का बॉक्स होता है, वो हमारा होता है क्रेनियम। तो जो क्रेनियम में फैली हुई हड्डियाँ हैं उसे बोलते हैं क्रेनियल, और जो आपके इधर देखिए जो आपके फेस में आ रही है पूरी ऐसे, फेशियल। दीज विल बी नोन एज फेशियल। फेस वाली बोन फेशियल, क्रेनियम वाली क्रेनियल। तो 2 सेट्स में आपका एक्सियल डिवाइडेड है आगे। और ये टोटल बोन्स होती हैं 22, इंक्लूडिंग क्रेनियल प्लस फेशियल इज इक्वल टू 22। क्रेनियल बोन्स होती हैं 8, जो ब्रेन के ऊपर है यहाँ पे, ये 8 होती हैं। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर ब्रेन। ब्रेन के ऊपर जो सबसे स्ट्रॉन्ग कवरिंग, देखा ना, गिरने से भी सर में कुछ नहीं होता एकदम से नॉर्मल या गिर रहे हैं, तो जो ब्रेन के ऊपर जो आपकी पूरी कवरिंग है बहुत ही मजबूत, वो आपकी बनाती है क्रेनियल बोन्स। वो भी टोटल होती है 8। ओके। द फेशियल बोन, जो आपकी पूरी फेस की बोन्स हैं, ये टोटल हमारे पास होती हैं 14 स्केलेटल एलिमेंट्स इन विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। स्कल मतलब ये स्कल का फ्रंट पार्ट पूरा ये वाला, ठीक है। अब ये हमारी होती है 14। अ सिंगल, ध्यान से सुनना, अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ये वाली देखो आपकी यू शेप्ड पूरी, ये बकल कैविटी है, इसके नीचे ये वाली पूरी यहाँ से यहाँ तक यू शेप्ड होती है। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं हायोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। ये भी स्कल के अंदर ही आती है टोटल, मतलब ये पूरा स्कल का ही है। अब देखिए ईच मिडल ईयर, हमारे कान की भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे अंदर वाला जो कान का पार्ट होता है ना, मिडल ईयर, उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं बहुत ही छोटी छोटी, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। ये आपने क्लास 10 में शायद या 9th में ईयर का डायग्राम पढ़ा होगा। मैलियस, इनकस, स्टेप, 3 हड्डियाँ कान के अंदर भी होती हैं, देखो सबसे अंदर, ठीक है। इनको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। एंड द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, द स्मॉलेस्ट बोन इन द आवर बॉडी, सबसे छोटी बोन, इतनी सी बोन हमारे शरीर में कान के अंदर है, उसका नाम है स्टेप्स, STAPE, स्टेप्स। एंड द लॉन्गेस्ट बोन, इंसान के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, थाई बोन। अभी आपको डायग्राम में भी समझ में आ जाएगा क्यों सबसे लंबी होती है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा स्कल। अब देखिए द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डील्स कॉल्ड डायकॉन्डलिक स्कल। जो हमारा स्कल वाला रीजन होता है वो हमारा कनेक्शन में होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, किसकी हेल्प से, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, कॉन्डी डायकॉन्डलिक स्कल, वहाँ पे हड्डियों का एक ग्रुप होता है जो कि हमारे दोनों को ज्वाइन करता है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए, एक बार आप ये डायग्राम 17.6 देखेंगे एक बार सब बच्चे ध्यान से। तो आप इसमें क्या देखेंगे, देखिए हायोइड बोन देखिए नीचे वाली आपकी, और ऊपर देखिए स्कल माथे वाली फ्रंटल बोन, पीछे आपके होता है पैरिटल बोन। अपने खोपड़ी के हिस्से देखिए, अब एक बार रिकॉग्नाइज करिए, पीछे वाली टेम्पोरल बोन, और कान के नीचे वाली ऑसिपिटल, फिर ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जो मैंने आपको बताया अभी, जो मैंने पढ़ा ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम को वहाँ से ज्वाइन कर रही है, पीछे से ही निकलेगा ना यहाँ से, समझ में आ गया। ध्यान से देखिए बिल्कुल। आगे का देखिए बीच का ऐसा स्फिनॉइड, इथमॉइड, लेक्रिमल, आँख के अंदर देखो, आँख के अंदर भी तो हड्डियाँ हैं, ये तो आईज ऊपर लगी हैं, इसके अंदर तो पूरा हमारा कंकाल तंत्र है, खोपड़ी एक पूरी, आप देख सकते हैं स्केलेटल, सब बच्चों ने देखा हुआ है। उसके बाद देखो जाइगोमैटिक बोन आँख के नीचे, ये वाली मैग्जिला, ये मैग्जिला होती है हमारी, ये वाली बोन, ठीक है। फिर देखो मैंडिबल, फिर हायोइड बोन आ गई लास्ट में हमारी। ओके, तो ये सारे हमारे डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल हो गया। अब देखिए कम टू अ वर्टिब्रल कॉलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए वर्टिब्रल कॉलम होती है हमारी, इंटरेस्टिंग भी होता है बहुत ज़्यादा। तो द वर्टिब्रल कॉलम होता है रीढ़ की हड्डी, इज़ फॉर्म्ड बाय 26
सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में 26 छोटी छोटी हड्डियां लाइन से लगी हैं, 26 छोटी छोटी सीरियली अरेंज सीक्वेंस में रहे, तभी तो रीढ़ की हड्डी सीधी कहते हैं, सीधी रखो क्योंकि वो सीधी ही है एक्चुअल में, हमें भी स्ट्रेट रखनी चाहिए। क्लियर हो गया? एवरीबडी शुड सिट स्ट्रेट ताकि यहाँ पे जोर ना पड़े ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए ऑफ डॉर्सली प्लेस्ड है, पीछे की तरफ है। क्लियर हो गया? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, आपकी खोपड़ी के नीचे से निकलती है, बेस ऑफ स्कल से, बेस ऑफ स्कल से निकलती है। एंड कंस्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, आपका जो कमर के हिस्सा है, जो ट्रंक है, हमारा ट्रंक है कमर का हिस्सा, हमारे कमर के हिस्से का पूरा मेन फ्रेम, पूरा जो फ्रेम है हमारी कमर को मिल रहा है वो रीढ़ की हड्डी ने दिया है, जो कि ऑरिजिनेट हो रही है बेस ऑफ स्कल से। ईच वर्टिब्रे हैज़ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिब्रल कॉलम के हर वर्टिब्रे के अंदर क्या है, एक हॉलो पोर्शन, ऐसे हड्डी है, ऐसे बीच में हॉलो पोर्शन ऐसे लगी है बाहर की तरफ को, बीच में हॉलो पोर्शन है, ऐसे पूरी 26 है, इनके अंदर से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड पतली सी, जो कि पूरा कनेक्शन पूरी बॉडी में सारा सिग्नलिंग कर रही है। क्लियर हो गया? तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड है। अब बात करते हैं पहली वर्टिब्रा, पहली हड्डी जो हमारी रीढ़ की सबसे ऊपर वाली। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट्स, कहाँ से निकलती है, विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, जो भी हमने पढ़ा है डायग्राम में देखा हमने, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स अपने स्कल के डायग्राम में देख लो, सबसे नीचे वाला, ठीक है। तो पहली हमारी जो होती है वो होती है एटलस, और ये कहाँ से निकलती है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, हमारी पूरी वर्टिब्रल कॉलम्स को बांट दिया गया है ग्रुप्स में। देखिए क्या, पहला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं सर्विकल रीजन, सर्विकल गर्दन वाला कहते हैं ना, वो हो गया सर्वाइकल हो गया, लोग कहते हैं एक्चुअल में सर्वाइकल मतलब सर्विकल जो हड्डियाँ हैं स्टार्टिंग की, वहाँ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, थोरेसिक, अभी लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करा था थोरेसिक चैम्बर, छाती वाला पूरा रीजन इज थोरेसिक, जहाँ लंग्स हैं आपके, ठीक है। तो गर्दन वाली को बोल दिया हमने सर्वाइकल, ये होती है 7, आप काउंट कर सकते हैं स्केलेटन में, 1 2 3 4 6 7 तक गर्दन खत्म होगी, 7 के बाद स्टार्ट होती है थोरेसिक, थोरेसिक होती है 12 इन नंबर, 12 होती हैं पूरी, इन 12 में हमारे पूरे लंग्स होते हैं नीचे तक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लुम्बर, लुम्बर होती है 5 लुम्बर रीजन में। क्लियर हो गया? मतलब जस्ट आफ्टर योर लंग्स, जस्ट आफ्टर योर थोरेसिक चैम्बर स्टार्ट्स लुम्बर, तो वहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद आपकी आती हैं सैक्रल। क्लियर हो गया? सैक्रल होती है हमारी 1, वो भी होती हैं फ्यूज्ड। कॉक्सियल इज लास्ट वन, जिसे हम बोलते हैं ना टेल, कहते हैं ना हमारी भी पहले पूंछ थी लास्ट वाली, बिल्कुल आप वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो वो हमारी एक वहाँ पे फ्यूज्ड होती है, मतलब वहाँ पे एक दिखती है हमें हाथ लगाने पे एक। क्लियर हो गया? रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। जितने भी मैमल्स हैं, हम हो गए, कैंगरू हो गए, सब मैमल्स हैं। मैमल मतलब जो अपने चाइल्ड्स को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, एग नहीं देते हैं, डायरेक्टली बर्थ। जितने भी मैमल्स हैं आप देख लीजिए, सबके पास गर्दन में 7 है, सर्वाइकल रीजन में सबके पास। तो देखिए द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब बात आती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी क्यों है, रीढ़ की हड्डी हमारे इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है ब्रेन से, उसको प्रोटेक्ट कर रही है रीढ़ की हड्डी। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्पाइनल मतलब स्पाइन जो पीछे से निकल रही है ब्रेन से, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव या उसको बहुत ही सेंसिटिव है, उसको बहुत प्रोटेक्शन चाहिए, इट्स वेरी डेलिकेट, ठीक है। सपोर्ट्स द हेड एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम क्या कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है, और ध्यान से सुनना, हेड को सपोर्ट कर रही है, और इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स। देखिए कैसे, डायग्राम देखिए 17.8, ये पीछे से हमारी रीढ़ की हड्डी जा रही है, पीछे वाली पूरी सारी हमारी जो पसलियाँ हैं लंग्स के ऊपर, वो सारी हमारी अटैच तो यहीं जाके हो रही है ना, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं क्यों अटैच किस में होंगी, ऐसे निकल रही हैं हमारी पसलियाँ, ऐसे अटैच्ड हो रही है रीढ़ की हड्डी में, निकली अटैच्ड, तो वो सपोर्ट कर रहा है, उसको एक अटैचमेंट पॉइंट दे रहा है। ओके, अब देखिए स्टर्नम में आ जाइए। स्टर्नम इज़ अ फ्लैट बोन
ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरेक्स। हमारे जो थॉरेक्स वाला पार्ट है, थॉरेसिक चैम्बर में जो हमारी बोन्स आ रही हैं उनमें ये ऊपर की फ्लैट बोन है। ओके, स्टर्नम। डायग्राम में देखो आप, स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम, अ फ्लैट बोन। ओके, नीचे से आपको वी शेप में दिख रही होगी, ये स्टर्नम है। अब आ जाइए रिब्स में, हमारी पसलियाँ। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, हमारे पास 12 पेयर है रिब्स के। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। पीछे से वो रीढ़ की हड्डी में जुड़ी है पसलियाँ, और आगे से स्टर्नम में जुड़ी हैं। समझ में आ गया? अगर कोई चीज़ आपकी यू शेप में, तो उसको 2 पॉइंट चाहिए चिपकने के लिए, पीछे से और आगे से। तो वेंट्रली और डॉर्सली आपको याद रखना है कि वेंट्रली किससे जुड़ी है और डॉर्सली किससे जुड़ी है। ठीक है। इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड हैंस इज कॉल्ड बाइसेफलिक। इसके पास 2 जोड़ने वाले हिस्से हैं डॉर्सल एंड पे, इसको इसलिए बोलते हैं बाइसेफेलिक। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब, पहले 7 पेयर रिब्स के उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। पहले के 7 पेयर आप गिनती करिए डायग्राम 17.8 में, 1 से लेकर के 7। इन रिब्स को बोलते हैं ट्रू रिब्स क्योंकि दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। पीछे से ये रीढ़ की हड्डी में जुड़ी हैं, आगे से आपकी ये स्टर्नम में जुड़ी है, मतलब पूर्ण तरीके से जुड़ी हुई हड्डियाँ हैं ये, पीछे से भी आगे से भी। इसे बोलते हैं ट्रू, असली की रिब्स हैं। बट 8, 9 और 10 ये रिब्स हमारी क्या कर रही हैं, डायरेक्टली विद द sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage। 8 और 9 और 10 ये हमारी किससे जुड़ी हुई हैं, डू नॉट आर्टिकुलेट, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई हैं। क्लियर हो गया? डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं बट एक हाईलाइन कार्टिलेज से जाके वहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, बट ज्वाइन द 7th rib with the help of hyaline cartilage। these are called vertebrochondral falls, इनको बोलते हैं false ribs। द लास्ट 2 पेयर जिसका नाम है 11 और 12 आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, पीछे से ये जुड़ी हुई नहीं है, आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। 11 and 12 rib are not connected ventrally and therefore are floating ribs। तो जो हमारी 11 और 10 और 11 और 12 में जो हमारी ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये आपको फ्लोटिंग दिख रही हैं। देखो ये, यू कैन जस्ट सी योर डायग्राम ऑल्सो, 11 और 12 दीज रिब्स आर नॉट कनेक्टेड। ओके, दीज आर नॉट कनेक्टेड। आगे से देखो जुड़ी हुई नहीं है बिल्कुल भी, है पीछे से निकल के आ रही हैं, आगे से जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखिए थोरेसिक वर्टी, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग, बिकॉज एक तरीके से ये फ्लोट कर रही है, इनका कोई जॉइंट नहीं है। ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रे रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज। तो हमारे जो थोरेसिक के वर्टिब्रे हो गए, मतलब जो चेस्ट वाले रीजन के, और रिब्स होगी और स्टर्नम, ये सारे के सारे मिलकर हमारा बनाते हैं रिब केज, जिसे हम बोलते हैं रिब केज। अब एक बार हम ध्यान से फटाफट क्विक रिविजन करते हैं। देखिए पहली हमारी होगी 12 रिब्स होगी हमारी, फर्स्ट हमारे 7 पेयर्स होगी ट्रू रिब्स, 8, 9 और 10 हमारे ये डायरेक्टली ज्वाइन नहीं हो रहे हैं स्टर्नम से, बट ये ज्वाइन कर रहे हैं 7th रिब को, 7th रिब के थ्रू ये ज्वाइन हो रहे हैं। 7th, देखो ना एक कॉमन लाइन जा रही है, दे आर ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ 7th रिब। ओके, और 11 और 12 जो हमारे होते हैं ये हमारे कनेक्टेड नहीं होते हैं वेंट्रली। वेंट्रली मतलब आगे, स्टर्नम से वेंट्रली, लिख लो वहाँ पे डायग्राम में, स्टर्नम इज अ वेंट्रली पार्ट, रीढ़ की हड्डी इज अ डॉर्सल पार्ट। ये चीज़ें आप लिखते ला करो, जब भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना, प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। स्टर्नम हो गया वेंट्रली पार्ट, डॉर्सल हड्डी वाला रीढ़ की हड्डी हो गया हमारा डॉर्सल पार्ट, तो ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है, इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब आ जाइए द बोन ऑफ द लिम्स, हाथ और पैर। द बोन ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गिडल्स, हमारी हाथ और पैर की बोन्स, इनको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्सियल स्केलेटन, मतलब रीढ़ की हड्डी से हमने अपने लंग्स के ऊपर रिब केज तक खत्म कर दिया एक्सियल में। अब स्टार्ट होने वाला है सेकेंड पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन, कंकाल तंत्र का दूसरा हिस्सा, वो होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में देखो हमारा क्या होता है, लिम्स आते हैं, हाथ और पैर। ठीक है। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स।
हमारी जो हर लिम्ब होती है, हर एक लिम्ब, एक हाथ, ये जो हमारे हाथ होते हैं 30 बोन से मिलकर बनते हैं, ऐसे ही पैर, ठीक है। द बोन्स ऑफ हैंड, हैंड की बात करते हैं, हाथों को बोलते हैं फोर लिम्ब। ओके, इसमें अगर हम देखते हैं तो हाथ की बोन्स के नाम है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, रिस्ट बोन में हमारी 8 हड्डियाँ होती हैं। रिस्ट बोन में, ये कलाई में कुल मिलाकर 8 हड्डियाँ होती हैं। मेटाकार्पल्स ये होता है हमारा पाम बोन्स, पाम, हथेली की हड्डियाँ। और फैलेंजेस होती है हमारी फिंगर्स, यहाँ पे होती है 14। क्लियर हो गया? phalanges fingers, this is carpals, metacarpals, this is your wrist bone. ओके, अब आप डायग्राम देखिए फटाफट एक बार, डायग्राम नंबर 17.9 क्विकली। दिस वन बोन, दिस इज नोन एज ह्यूमरस, ये वाली पूरी ये होती है ह्यूमरस। फिर कोनीज में हमारा जॉइंट होता है एल्बो जॉइंट, ये होता है हमारा एल्बो जॉइंट, कोनी वाला एल्बो जॉइंट। इसके बाद देखिए जो हमारी हड्डी अंगूठे की तरफ जा रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं रेडियस। ये बोन पूरी अंगूठे तक जाती है, इसे बोलते हैं रेडियस। अंगूठे के पीछे वाली जो ये वाली होती है इसे बोलते हैं अल्ला। क्लियर हो गया? थंब से याद रखेंगे, रेडियस आपकी अंगूठे वाली साइड वाली होगी, अंगूठे के पीछे वाली होगी अल्ला। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारी आती है ये कलाई होती है कार्पल्स के बाद हमारे आते हैं मेटाकार्पल्स, पाम के बाद आते हैं हमारी फिंगर्स, इनको बोलते हैं फैलेंजेस। क्लियर हो गया? कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं वो आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस में 14 डिजिट्स होती हैं। क्लियर हो गया? ये तो हो गया हमारा पूरा हाथ। और ये देखो यहाँ से ज्वाइंट है हमारा जो पूरा, ये जो ज्वाइंट है देखो अंदर क्लेविकल, सबको दिख रहा होगा टॉप पे। ओके, अब आ जाइए फीमर, लेग वाली बोन में, पैरों की। फीमर को बोलते हैं थाई बोन, जो होती है लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। उसके बाद हमारी होती है टीबिया, फिब्यूला, टार्जल, मेटाटार्जल्स एंड फैलेंजेस। एंकल में होती हैं, एंकल सबको पता है अपना, पैर का ज्वाइंट और जो लात का एंकल, उसके बाद होती हैं 7 बोन्स। उसके बाद हमारा पूरा पैर, 5 हड्डियाँ, फिर पैरों की उंगलियाँ 14 हड्डियाँ वहाँ होती हैं। ओके, एंड अ कप शेप बोन कॉल्ड पटेला कवर्ड द नी, एक कप शेप की बोन होती है हमारे घुटने के ऊपर, उसे बोलते हैं पटेला और उसे बोलते हैं नी कैप। ओके, अब देखिए आ जाइए लात में, आपकी लेग में 17.10 में, फटाफट देखिए। सबसे लंबी वाली हड्डी पे फोकस करो, फीमर। ओके, फीमर से जो सबसे मोटी वाली आपकी एक होती है आपकी लात की हड्डी, जो होती है बहुत मोटी होती है लेग की, और एक होती है पतली, जो सबसे मोटी वाली उसे बोलते हैं टीबिया हो गई। टीबिया के पीछे हमारी होती है फिब्यूला, पतली वाली फिब्यूला, टीबिया, फिब्यूला। आपकी जो पैर का जो एंकल होता है उसमें होता है टार्जल्स। उसके बाद आते हैं पूरे पैर की हड्डियाँ, मेटाटार्जल्स, और पैर की उंगलियाँ, फैलेंजेस। क्लियर हो गया? और जो आपकी बीच में गोल कप की शेप में वो होता है पटेला, नी कैप। क्लियर हो गया? कुछ लोगों का गिरने की वजह से पटेला भी ब्रेक हो जाता है, बोन फ्रैक्चर, घुटने में कहते हैं घुटने में फ्रैक्चर आ गया, एक्चुअली पटेला होता है, कवर होता है ना, ऊपर वाला ही पहले क्रैक होता है, अंदर तो सेंसिटिव होता है बहुत। क्लियर हो गया? तो ये कवरिंग उसको सपोर्ट दे रहा है एक तरीके से। और इसी वजह से आपकी लेग्स मूव जो कर रही है ना, हमारी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं, आई मीन बॉडी के जो पार्ट्स मूव कर रहे हैं, शोल्डर हो गया, नाक हो गया, लेग हो गया, ओनली ड्यू टू द जॉइंट्स इन दैम। तो जॉइंट्स का क्या रोल है, जॉइंट क्या होते हैं, जॉइंट किससे मिलकर बने हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, चलिए अब आ जाइए। पेक्टोरल एंड पैल्विक गिडल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स। तो हमारी लेग्स में क्या होता है कि पेक्टोरल और पैल्विक गिडल्स बोन्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारी अपर और लोअर बोन्स का आर्टिकुलेशन करती हैं विद द एक्सियल स्केलेटन, कोऑर्डिनेशन कराती हैं। ईच गिडल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 halves, हमारे हर गिडल में 2 halves होते हैं। ईच half ऑफ पेक्टोरल गिडल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला। ये भी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, क्लेविकल एंड स्कैपुला, सी इन योर दैट, ये आपके हाथ वाले में, ये देखो क्लेविकल एंड स्कैपुला, 2 गिडल्स हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए स्कैपुला क्या है, डायग्राम देखते जाइए आप। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर
फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ थॉरेक्स, लार्ज ट्रायंगुलर बोन होती है बिटवीन द सेकंड एंड सेवंथ रिब। याद रखना, सेकंड, दूसरी और सातवीं रिब के बीच में होता है हमारा स्कैपुला, दूसरी और सातवीं रिब के बीच में। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन। जो डोर्सल साइड होती है हमारी इसकी, वो फ्लैट ट्रायंगुलर स्कैपुला के पास क्या होता है, एक उठा हुआ हिस्सा, एलिवेटेड, जिसे बोलते हैं हम स्पाइन, which projects as a flat expanded process called the acromion। तो यहीं से एक हमारा उठा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोमियन, वहाँ पे शायद लेबल नहीं है। द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, क्लेविकल इसके साथ ही निकलती है वहाँ से। बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइन। और उसी एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन, एक गड्ढा होता है जहाँ से, जिसे हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, एक डेप्थ जहाँ से हमारी हेड ऑफ द ह्यूमरस, जहाँ से ह्यूमरस निकलती है, ह्यूमरस का जहाँ से ओरिजिनेशन होता है, जहाँ से ह्यूमरस निकल के आती है, टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, और शोल्डर जॉइंट बनता है हमारा। हर क्लेविकल हमारी लॉन्ग स्लैंडर बोन होती है जिसके दो कर्वेचर्स होते हैं। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन। ये देखिए आप, ये वाली हड्डी कॉलर बोन, ये सबकी हाथ लगा के देखिए, दिस इज कॉलर बोन योर, फील करिए, पूरी फील होती है कॉलर बोन, यहाँ से यहाँ तक जाती है आपके पूरे। क्लियर हो गया? तो ये कॉलर बोन विजिबल, जब कोई ज़्यादा जिसके फैट आ जाता है ना बॉडी में, उसकी कॉलर बोन विजिबल भी नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो कॉलर बोन भी विजिबल कुछ लोगों की होती है, राइट नाउ तो स्टूडेंट्स की सबके विजिबल होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए लास्ट पैरा में आ जाइए, पेल्विक गिर्डल की बात करते हैं अगर हम, लेग वाले हिस्से की। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स, वहाँ पे 2 कॉक्सल्स बोन होती हैं। 17.10 देख लीजिए आप एक बार, कॉक्सल बोन लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। कॉक्सल बोन में क्या होते हैं हमारे पास, 2 होती हैं ये भी। ईच कॉक्सल बोन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 3 बोन, हर कॉक्सल बोन में 3 बोन्स मिली होती हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, 3 हड्डियाँ हमारी कॉक्सल वाले हिस्से में मिली होती हैं। At the point of fusion of our bones is called acetabulum। इनकी फ्यूजन को बोलते हैं acetabulum, to which the thigh, जहाँ से थाई वाली बोन निकलती है। ओके, थाई बोन आपकी जहाँ से निकल रही है, आप देखिए जस्ट कितना इजी है, तीनों बोन्स लगी हुई हैं, वहीं से देखो थाई बोन ओरिजिनेट हो रही है हमारे पटेला तक। ओके, the 2 halves of pelvic girdle and meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage। ये जो 2 हिस्से इसके जब मिलते हैं हमारे pelvic girdle के, ये वेंट्रली मीट होते हैं, मतलब आगे की तरफ मीट होते हैं। वेंट्रली याद रखना, बॉडी में आगे का हिस्सा, डॉर्सल पीछे वाला, ये चीज़ आप याद रखना, ये आपके हर जगह आएगा। आगे से वो प्यूबिक सिम्फेसिस करते हैं जिनमें हमारे फाइब्रस कार्टिलेज जुड़े होते हैं सारे के सारे। अब आ जाइए नेक्स्ट में, जो कि है हमारा जॉइंट्स। तो देखो एग्जाम में अगर आएगा तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि राइट पैक्टोरल गिर्डल बनाइए। पैक्टोरल गिर्डल में अपना हाथ बना के आएंगे पूरा, और अपर आर्म बोल सकते हैं। और राइट पेल्विक गिर्डल, राइट पेल्विक गिर्डल, तो इसमें आप अपना लोअर लिम्ब, अपना एक पैर बना के आएंगे, और पूरी बोन्स के नेम एंड ऑल दीज थिंग्स। अब आ जाइए लास्ट सेकेंड टॉपिक में, जॉइंट्स। तो देखिए जॉइंट्स क्या हैं, जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। जॉइंट हमारे बॉडी के सारे मूवमेंट कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। तो लोकोमोटरी मूवमेंट, हम जितने भी हम पोजीशंस को चेंज करते हैं, क्लियर हो गया, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैरों को हिलाते हुए जा रहे हैं, तो जॉइंट्स भी मूव हो रहे हैं हमारे, ठीक है। जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बोन्स। तो अगर डेफिनेशन आएगी कि जॉइंट क्या बोलेंगे, जॉइंट क्या है, कनेक्शन ऑफ 2 बोन्स, और बिटवीन बोन्स या बोन्स के बीच में, अगर बोन्स के बीच में रहते हो वो भी जॉइंट है, बिटवीन 2 बोन्स भी जॉइंट है, और कार्टिलेज, ये भी सब जॉइंट्स हैं। फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज़ यूज टू कैरी आउट मूवमेंट। जो हमारे मसल्स फोर्स बना रही है अपने अंदर, उससे हम मूवमेंट करते हैं इन जॉइंट्स की हेल्प से। वेयर द जॉइंट एक्ट्स एज अ फल्क्रम, जहाँ पे जॉइंट हमारा फल्क्रम का काम करता है। द मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। हमारे जो जॉइंट्स की मूवेबिलिटी है, जॉइंट्स कैसे मूव करेंगे, वो हमारे डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर्स में। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म। जॉइंट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, नेमली फाइबर्स रेशे वाले जॉइंट,
कार्टिलेजेनियस जॉइंट्स जिसमें कार्टिलेज होते हैं, सॉफ्ट बोन्स, या फिर सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट है जहाँ पे फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड भी वहाँ पे मूवमेंट करवाता है, ठीक है। फाइब्रस, कार्टिलेजेनियस एंड सिनोवियल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला देखिए फाइब्रस जॉइंट क्या है। फाइब्रस जॉइंट कोई मूवमेंट नहीं कराता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल। आपकी सर के अंदर कोई मूवमेंट होता है या खोपड़ी में? नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ सचर्स टू फॉर्म क्रेनियम। अब देखिए कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है। द बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन से जुड़ी होती हैं ये। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न। जो हमारे रीढ़ की हड्डियाँ के जो छोटे छोटे जुड़े हुए हैं ना, मन की एक एक छोटी छोटी हड्डी जो जुड़ी हुई है, उन हड्डियों के बीच में हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, जिससे हमें लिमिटेड मूवमेंट मिलता है। हम आगे को झुक जाते हैं, पीछे को भी पूरा झुक सकते हैं। तभी तो हम कमर की हड्डी हमारी ऐसे ऐसे क्यों हो रही है, वी कैन मेक इट लिमिटेड मूवमेंट हम कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उसे बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अब देखिए लास्ट हमारा आता है सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट में देखिए क्या है, यहाँ पे प्रेजेंस होती है एक फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी। वहाँ पे एक सिनोवियल कैविटी होती है, एक कैविटी, एक गड्ढा जिसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है, सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है। बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन, जहाँ से दो बोन्स निकल के आ रही हैं वहीं पे। सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल, ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करा देता है। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट। जैसे कि देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का है, ह्यूमेरस हाथ और पैक्टोरल गिडल के बीच में हिंज जॉइंट, घुटने का जॉइंट, पाइवॉइड, एटलस एंड एक्सेस का जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट हाथों का, सैडल जॉइंट कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में, थंब एंड आर सम एग्जाम्पल। बाकी जितने भी जॉइंट्स हमारे बच रहे हैं ना, वो सारे हमारे जहाँ मैक्सिमम मूवमेंट आपका लोकोमोशन में हो रहा है, वो सारे जॉइंट्स आपके होते हैं सिनोवियल जॉइंट। घुटने का देख लीजिए, कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं ना, कभी घुटने में आपके गैप आ गया, गम नहीं है, लोकल लोग बोलते हैं, वो फ्लूइड कम हो जाता है। फ्लूइड ही नहीं होगा तो चिकनापन नहीं होगा, वहाँ पे चिकनाहट ही नहीं होगी, तो भाई आपका जॉइंट तो ड्राई हो गया। ड्राई कैसे मूव हो सकता है? आपस में पटेला जो वहाँ पे बोन्स ऐसे मीट हो रही है ना, तो दे नीड अ लिक्विडिटी, वहाँ पे उनको एक चाहिए, एक जेल चाहिए उन्हें वहाँ पे, जो कि उनका मूवमेंट कराए। क्लियर हो गया? इसलिए वहाँ पे गैप आता है बोन्स के बीच में, तो वो लोग चल नहीं पाते हैं। वो हैवी वेट की वजह से भी होता है, सबसे ज़्यादा मेन कारण उसका ये है, मोर वेट, ज़्यादा जो लोग मोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट में आ जाइए डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। आपकी मसल से रिलेटेड और आपके कंकाल तंत्र से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स क्या हैं। पहला देखिए मैस्थीनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही आपको ये बीमारी देता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है, लीडिंग टू फैटीग। आपको मैंने बताया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अभी क्या था ऊपर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पॉइंट पे वो मिल रहे थे, एंड टू एंड मोटर यूनिट बन रही थी, वहाँ पे हमारा ये अफेक्ट हो रहा है, जिससे आपको फटीग, कमज़ोरी, वीकनेस, पैरालिसिस, स्केलेटल मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है, इसमें पूरा मूवमेंट ही नहीं हो पाता है, फिर मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं। नेक्स्ट देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स पूरी डीजनरेट हो जाती हैं, नेम मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, आपकी स्केलेटल की मसल डीजनरेट, ख़त्म हो जाना एक तरीके से, ठीक है। मोस्टली इतना बड़ा नुकसान किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। क्यों? अगर आपके जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जीन से हर चीज़ बना रही है, सेल इन्फॉर्मेशन सब जीन्स दे रहे हैं, डीएनए, वहाँ गड़बड़ी तो इन्फॉर्मेशन गड़बड़, तो जो चीज़ बन रही है वो भी गड़बड़, तो इतना बड़ा लॉस उसी से हो सकता है। तो एग्जाम में आता है कि विच डिसऑर्डर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, यू हैव टू राइट डाउन ओवर देयर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये उन लोगों, आपने देखा कुछ लोग चल नहीं पाते हैं, नीचे इनको एक छोटी सी मशीन दी जाती है टैरों वाली, इसके ऊपर बैठ के, यू हैव सीन मैनी लाइक पुअर पीपल्स अपने आप को ऐसे स्लाइड कर रहे हैं रोड के ऊपर, उनकी पूरी बॉडी की मसल्स उनको खड़ा ही नहीं कर पा रही हैं, डिस्ट्रॉफी हो गई है, दे आर लेट डाउन, तो लेट सकते हैं या तो वो, या नीचे ही पड़े रहते हैं वो लोग। बहुत बिग प्रॉब्लम है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टिटैनी। टिटैनी में क्या होता है, रैपिड स्पास्म, बहुत ज़्यादा फालतू के वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। अगर बॉडी में फ्लूइड में कैल्शियम भी कम होगा तो फालतू के कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं मसल्स में। नेक्स्ट देखिए अर्थराइटिस, आपको पता है जोड़ों का दर्द, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस सबको पता है।
नेक्स्ट देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा ये तो लॉन्ग भी और इम्पॉर्टेंट भी। देखो क्या है, ये होता है एज, उम्र के हिसाब से होने वाला मसल्स बॉडी में प्रॉब्लम डिसऑर्डर, एज के हिसाब से। क्यों? इसमें क्या होता है कि आपकी बोन का मास कम हो जाता है बुढ़ापे में, एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। जैसे कहते हैं ना, बूढ़ों को प्लीज़ एक जगह रखिए, मत चलिए, गिर मत जाना कहीं, टेक केयर करते हैं। क्यों? बोन मास कम, हड्डियाँ कमज़ोर, तो थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी गिर गई तो हड्डी टूट जाएगी, और रिकवरी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बोन मास कम हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। इसका रीज़न क्या है? बोन मास, बुढ़ापे में लोगों के शरीर में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन नहीं बनता, जो कि आपकी बोन मास बढ़ाता है, बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी स्मूथनिंग, एक्टिव फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज गाउट। गाउट में देखिए क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। अगर शरीर से एक्सक्रीशन के दौरान नेफ्रॉन काम कम कर रही हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल शरीर से बाहर नहीं निकाल रही यूरिन में, तो वो आपके हड्डियों में इकट्ठे होने लगेंगे, जिसकी वजह से गाउट हो जाएगा। जॉइंट्स इन्फ्लेम, रेडनेस, स्वेलिंग, सारी प्रॉब्लम, पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब एक्सक्रीशन भी कोई प्रॉपरली नहीं हो रहा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी फंक्शन नहीं कर रहा, तो वो यहाँ क्या आपका इम्पैक्ट कर देगा, क्योंकि गंदगी शरीर से बाहर नहीं जा रही है, तो क्या होगी? इकट्ठी, मतलब एक्यूमुलेशन, इसे बोलते हैं गाउट। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 disorders related to muscular and skeletal system from movements and locomotion chapter. ओके, फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि सबको समझ में आ गया है, और प्लीज़ जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा चैप्टर्स को पढ़िए खुद से। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे पेंसिल लेके, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर।